हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में आज खंड ख का तीसरा लेसन भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, ये लेसन आज हम प्रारंभ करेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए कि भारतीय लोकतंत्र की कहानियों से क्या तात्पर्य है। तो भारतीय लोकतंत्र, हमारा देश जो है वह लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र अपने आप में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र के दो रूप हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा परोक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जाना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समस्त नागरिक जो हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत समस्त नागरिक विभिन्न सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसके लिए चुने गए या मनोनीत पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती है। लोकतंत्र के इस रूप को केवल छोटे समूह में अपनाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को किसी सामुदायिक संगठन, जनजातीय परिषद या श्रमिक संघ की किसी स्थानीय इकाई में अपनाया जा सकता है। तो समूहों में एक स्थान पर सभी सदस्य एकत्र होकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं तथा सर्वसम्मति या बहुमत से अभीष्ट निर्णय ले लिया जाता है। और बड़े समूहों या राष्ट्र के स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह संभव नहीं हो पाती है। तो उसके लिए निश्चित रूप से परोक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं तथा चुने हुए प्रतिनिधि ही समस्त निर्णय लेते हैं। तो लोकतंत्र जो है यह व्यवस्था प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर लागू है, जैसे पंचायत, नगर निगम, बोर्ड, विधानसभाओं, संसद, ये सभी स्तरों पर जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और लोकतंत्र जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो ये चुनाव की व्यवस्था में मतदान द्वारा ये किया जाता है। हमारे देश में सहभागी लोकतंत्र तथा विकेंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्थाएं भी अपनाई गई हैं तथा ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से लोकप्रिय हैं। सहभागी लोकतंत्र की मान्यता के अनुसार समुदाय या समुदाय के सभी सदस्य एक के साथ
एक दूसरे के साथ जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और भारत में जो है लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर भी रहा है। इसके विकास की प्रक्रिया में जहां एक ओर उपनिवेश विरोधी लंबा संघर्ष निहित है, वहीं हमारी परंपराओं तथा मूल्यों का भी विशेष योगदान है। हमारे देश में अत्यधिक क्या है, विविधता तथा असमानताएं हैं। लगभग 70 वर्ष से हमारा लोकतंत्र सफल हो रहा है। यह हमारे लिए क्या है, एक सराहनीय और उल्लेखनीय बात है, जिससे हमारा लोकतंत्र चल रहा है। अब लोकतंत्र जो है, इसके लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनके संदर्भ में हम लोकतंत्र पर विचार कर सकते हैं। तो इन मुख्य बातों में है हमारा संविधान का निर्माण। हमारे लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, हमारा संविधान है। हमें भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यों तथा मान्यताओं को जानना आवश्यक है। इसके साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होने वाले विवादों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को भी जानना चाहिए। फिर दूसरा है लोकतंत्र का प्रकारात्मकता। इसमें क्या है कि लोकतंत्र की मूल प्रकारात्मकता को ध्यान मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा और उसके बाद विभिन्न समूहों के प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर तीसरा है हितों की प्रतिस्पर्धा में हित समूहों की भूमिका। इसमें जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न हित समूहों की हितों की प्रतिस्पर्धा में क्या भूमिका रहती है और इसके साथ ही हित समूहों तथा राजनीतिक दलों के अर्थ को भी जानना होगा। तो लोकतंत्र में इनकी भूमिका की विवेचना की जाती है। अब इसमें पहला हमारा था संविधान का निर्माण। तो अब आइए हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है ये क्या है। तो भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य, भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल। अब भारतीय लोकतंत्र को हमें औपनिवेशिक काल के परिस्थिति के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारे देश में अनेक संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को जानबूझकर लागू किया था
और इन परिवर्तनों में से कुछ तो अनैच्छिक ही थे, उसको लागू करने की ब्रिटिश राज की कोई प्रत्यक्ष इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश काल में हमारे देश में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और इसके पीछे शासकों का उद्देश्य यह था कि देश में अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त एक ऐसा माध्यम वर्ग तैयार हो जाए जो उन्हें शासन कार्यों में सहायता दे। तो भारत में उसका शासन बना रहेगा। तो इस अंग्रेजी तथा पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग ने ब्रिटिश शासन में सहायता देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रवाद संबंधी पाश्चात्य उदार विचारों को जाना और यही आगे चलकर भारत में अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का ही विरोध प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने विरोध प्रारंभ कर दिया तो देश में विद्यमान लोकतांत्रिक मूल्य तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में विरोध प्रारंभ हो गया। तो पाश्चात्य संपर्क के परिणाम स्वरूप यह विकसित नहीं हुए। इनके पीछे हमारी प्राचीन परंपराएं, महाकाव्यों के उदाहरण तथा लोक कथाओं के मर्म पर विशेष योगदान दिया जाने लगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जो हैं वह होने लगे। तो उनके लिए न तो अकेले पाश्चात्य विचारधारा जिम्मेदार थी और न ही भारतीय पारंपरिक विचार। वास्तव में ये सब भारतीय सामाजिक विचारों एवं पाश्चात्य विचारों के संयोग तथा एक पुनर्संख्या का परिणाम हो गए। तो औपनिवेशिक शासकों का भारत में अलोकतांत्रिक तथा भेदपूर्ण व्यवहार था। इसके साथ ही भारत के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों ने पाश्चात्य लोकतंत्र के सही रूप को जान लिया। फिर इन दोनों में उत्पन्न हुए अंतर्विरोध के परिणाम स्वरूप भारत में लोकतंत्र का जन्म हो गया और भारतीय परिस्थितियों का विश्लेषण करने में लोकतंत्र पर पहुंचने में कुछ सहायता भी मिल गई। तो भारत में निर्धनता तथा सामाजिक भेदभाव व्यापक रूप में था। फिर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए
स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही गंभीरता से विचार प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इस तथ्य का कोई भी एक प्रमाण नहीं मिला। तो सन 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 नेताओं ने 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 नेताओं ने मिलकर देश के भावी संविधान का मसौदा तैयार कर लिया। फिर उसके उपरांत सन 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के भावी संविधान के विषय पर विचार किया गया। तो इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र भारत में जो लोकतंत्र अपनाया जाएगा वह केवल चुनाव द्वारा सरकार के गठन तथा सीमित नहीं होगा। उसका उद्देश्य एक यथार्थ तथा प्रामाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगा। तो इस प्रस्ताव में उन मूल्यों का उल्लेख हुआ था जिन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में अपनाया गया। तो भारत में राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तो जब ध्यान केंद्रित किया गया तो इस दृष्टिकोण ने समाज में समानता को केवल राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं रखा, इसके अनुसार समान परिस्थिति तथा अवसरों को भी आवश्यक माना गया। तब इन सभी तथ्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। तो ये जो है भारतीय लोकतांत्रिक संविधान के विकास की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई वह कराची प्रस्ताव के मुख्य तथ्यों को कराची में उसके मुख्य तत्वों में इसमें कराची अधिवेशन में जो पारित हुए थे मूल तत्व जो थे कराची अधिवेशन के अंतर्गत, तो इसमें था परिशिष्ट 6 स्वराज में क्या क्या सम्मिलित होगा। कराची कांग्रेस संकल्प 1931 में इसमें जो था कांग्रेस ने स्वराज की जैसी कल्पना की थी उसमें जनता की आर्थिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित हुई। कांग्रेस ने यह घोषणा की कि कोई भी संविधान तभी स्वीकार होगा यदि वह स्वराज सरकार को सक्षम बनाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट थे जैसे अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा, कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर रोजगार, श्रम या व्यवसाय में भेदभाव न हो।
फिर सार्वजनिक कुओं, स्कूलों आदि पर सभी का समान अधिकार व उसके प्रति समान कर्तव्य। 7वां था आत्मरक्षा के लिए नियमानुसार हथियार रखने का अधिकार। 8वां कोई भी व्यक्ति संपत्ति व स्वतंत्रता से वंचित न हो। 9वां धर्मनिरपेक्षता। 10वां था वयस्क मताधिकार। 11वां निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 11वां कोई उपाधि न दी जाए। मृत्युदंड का निषेध। 14 प्रत्येक भारतीय नागरिक को आने जाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी बसने व संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चितता। 15 कारखाना मजदूरों के लिए अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था। मालिकों व श्रमिकों के विवादों को हल करने के लिए उचित प्रणाली तथा वृद्धावस्था व बीमारी आदि से रक्षा। 16 सभी श्रमिकों की कृषि दासता की दशाओं से मुक्ति। 17 महिला कर्मचारियों की विशेष सुरक्षा। 18 बच्चे खानों और कारखानों में काम न करें। 19 कृषकों व श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार। 20 भू राजस्व अवधि व कर प्रणाली में सुधार। अनुपादित भूमि के राजस्व व कर में छूट तथा छोटे भूस्वामियों के कर में कमी। 21 उत्तराधिकार कर का क्रमबद्ध पैमाने पर होना। फिर उसके बाद है 22 सैन्य व न्यूनतम आधी कटौती। 23 राज कर्मचारियों को 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन न दिया जाए। फिर 24 था नमक कर समाप्त किया जाए। 25 विदेशी वस्त्रों के समक्ष स्वदेशी वस्त्रों को प्राथमिकता व सुरक्षा। 26 नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। 27 मुद्रा व विनिमय राष्ट्रीय हित में हो। 28 मूल उद्योगों, सेवाओं, रेल आदि का राष्ट्रीयकरण। 29 कृषि ऋणग्रस्तता से राहत व सूदखोरी पर नियंत्रण। और 30 था नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण। तो ये था हमारा कराची प्रस्ताव को ये 30 पॉइंटों के अंतर्गत रखा गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों संविधान सभा का वाद विवाद एक इतिहास। संविधान सभा का वाद विवाद एक इतिहास। तो भारत का जो महान संविधान कोई एकाएक तैयार नहीं हुआ था कि एकाएक तैयार हो गया। इसका निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया तथा व्यापक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप तैयार हुआ था। तो संविधान की रूपरेखा जो है इसके विषय में कहेंगे कि महात्मा गांधी ने
1939 में हरिजन पत्र में द ओनली वे शीर्षक में एक लेख लिखा, जिसमें उनका कथन जो था वो यह था कि संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। ये उन्होंने उस पत्र में लिखा था। फिर उसके बाद उसी सन 1939 में 1939 में ही भारत में संविधान सभा की जो है मांग होने लगी, जिसको अनेक अनुकूल प्रतिकूल प्रयासों के उपरांत इस पे बहुत प्रयास किया गया। तब सन 1944 में इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष सभा का आयोजन हुआ। जब वहाँ विशेष सभा का आयोजन हुआ तो सभा में विचार विमर्श के लिए उपरांत जब वो सभा का आयोजन हुआ और उसमें जब बहुत विचार हुआ तो उसके उपरांत जो है यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र भारत का गठन एक गणतंत्र के रूप में होगा और यह गणतंत्र जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मान्यता प्रदान करेगा। फिर इसके बाद सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर फिर एक वाद विवाद विस्तृत रूप से हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि जो सरकारी प्रकार्य निर्धारित हों उनको राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। तो इस संविधान सभा में रोजगार के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, भूमि सुधार तथा संपत्ति के अधिकार तथा देश में पंचायतों के गठन, इन सब विषयों पर व्यापक वाद विवाद हुआ। फिर तब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना हुआ। तो जब मुख्य मुद्दों पर हुआ तो वाद विवाद में कुछ महत्वपूर्ण अंश जो रखे गए थे, अब उसके बारे में आपको बताएंगे कि उस वाद विवाद में पहले क्या था। पहला पॉइंट है इसमें, बहस के दौरान के.डी. शाह का कहना था, जो उसमें थे वाद विवाद में, के.डी. शाह का कहना था कि लाभदायक रोजगार या व्यवसाय को श्रेणीगत बाध्यता के माध्यम से वास्तविक रूप देना चाहिए तथा राज्य का यह दायित्व होना चाहिए कि देश के समस्त योग्य तथा समर्थ व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार या व्यवसायों की समुचित उपलब्धियां सुनिश्चित हों। तो ये तो था के.डी. शाह का कहना था। फिर दूसरे में था, दूसरा पॉइंट है बी. दास।
इन्होंने अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार के कार्यों को अधिकार क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र से बाहर की श्रेणियों में वर्गीकृत न किया जाए। उनका तर्क था, उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि भूखमरी को समाप्त करना, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों की सभा वह मार्ग नहीं ढूंढ पाएगी जो संघ का संविधान उनकी भूख से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय, न्यूनतम मानव जीवन स्तर और न्यूनतम जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। फिर इसी में तीसरा पॉइंट है। तो इस मुद्दे का उत्तर, इन दोनों मुद्दों का उत्तर जो है, वहाँ पे उपस्थित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन मुद्दों का उत्तर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में क्या कहा, सुनिए। संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के लिए केवल एक प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इसकी यह योजना बिल्कुल नहीं है कि कोई विशेष दल सत्ता में लाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में हुआ है। अगर व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने की परीक्षा में खरी उतरती है, तो यह जनता द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कौन सत्ता में होना चाहिए। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे निदेशक सिद्ध कहे जाने वाले अनुदेशों का सम्मान करना पड़ेगा, जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर पा सकता। उनके उल्लंघन के लिए वह न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन चुनाव के समय निर्वाचकों के सामने उसे इन बातों का उत्तर देना होगा। निदेशक सिद्धांत जिन महान मूल्यों में संपन्न है, उन्हें तभी अनुभव किया जा सकता है जब सत्ता पाने के लिए सही योजना का क्रियान्वयन किया जाए। फिर है आपका चौथा पॉइंट है कि बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू जो हैं, बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने भी यह स्पष्ट किया कि सामाजिक शक्ति इस प्रकार की है कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता, जो इन दोनों की गतिशीलता का एक रोचक प्रतिबिंब है। तो नेहरू के शब्दों में क्या था? अगर कानून और संसद स्वयं को बदलते परिदृश्य के अनुकूल नहीं करते, तो वे स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। फिर पांचवा इसी में है
5वां पॉइंट, संविधान निर्माण सभा के वाद विवाद में जयपाल सिंह, ये भी वहाँ उपस्थित थे, तो जयपाल सिंह ने आदिवासी हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि इस शंका का समाधान नेहरू ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया। क्या कहा? यथासंभव उनकी सहायता करना हमारी अभिलाषा और निश्चित इच्छा है। यथासंभव उन्हें कुशल पूर्वक उनके लोभी पड़ोसियों से बचाया जाएगा और उन्हें उन्नत किया जाएगा। फिर 6वां था, इसी में संविधान सभा के विभिन्न अधिकारों को उनकी न्यायालय द्वारा लागू करवाने का प्रावधान नहीं था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शीर्षक के रूप में ये स्वीकार किया गया तथा इस शीर्षक के कुछ अतिरिक्त सिद्धांतों को भी सम्मिलित किया गया। तो शीर्षक के अंतर्गत के सभा नम ने सुझाव को भी शामिल कर लिया, जिनके अनुसार राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान था तथा स्थानीय स्वशासन के लिए उन्हें अधिकार तथा शक्ति देने को आवश्यक माना था। फिर 7वां है, संविधान में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित एक खंड टी.ए. रामविलास चेट्टियार ने जोड़ दिया। उन्होंने क्या जोड़ा उसमें कि इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ सांसद ठाकुरदास भार्गव ने राज्य को कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक प्रणाली को अपनाकर सुव्यवस्थित करने से संबंधित खंड को सम्मिलित किया। अब हमारा अगला टॉपिक है संविधान का अर्थ। तो संविधान के अर्थ के लिए भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया तथा कुछ अन्य पक्षों को जानने के उपरांत संविधान की संकल्पना का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। तो इसमें क्या था, आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य सभ्य राज्य का कोई न कोई संविधान होता है। कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं रह सकता। तो आधुनिक संवैधानिक राज्य सुनिश्चित नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर संगठित होते हैं। तो इन नियमों और सिद्धांतों को ही जो राज्य के ढांचे, इन नियमों और सिद्धांतों को जो राज्य के ढांचे, बनावट और संगठन को निर्धारित करते हैं, उन्हें संविधान कहा जाता है। संविधान आंग्ल भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व बनावट के लिए
किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है जिनके द्वारा एक और राज्य का स्वरूप, संगठन, कार्यक्षेत्र तथा अधिकार निश्चित होते हैं तथा दूसरी ओर नागरिक के पारस्परिक संबंधों की विवेचना होती है। तो जेलीनेक ने क्या कहा है? राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और उसकी प्रजा के संबंध में निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। तो जेलीनेक ने इस कथन से सहमत हैं कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आज के लिए बेटा इतना बहुत है। अब इसको जो हमारा नया लेसन चल रहा है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, इसका अगला पॉइंट फिर आप लोगों को बताएंगे। तो आज संविधान का अर्थ, संविधान सभा का वाद विवाद और एक इतिहास कि संविधान क्या है, और जो कराची में कमेटी में अध्ययन है उसमें जो 30 पॉइंट रखे गए थे उनके बारे में आपको आज बता दिया गया है। इससे आगे का पॉइंट हमारा जो रहेगा भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक परिवर्तन अथवा संविधान सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप, ये अगले उसमें आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।